बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं नए साल का आगाज है और आज हम मुआशरा के प्लेटफॉर्म पे अपने सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ बैठे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में दो ताकतवर तरीन सियासी जमातें, उनके लीडरान ने जो अवाम से वादे किए थे, जैसा कि आपको पता है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, उनको तो शहीद कर दिया गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को मौका मिला। लेकिन अवाम ने दोनों जमातों को खिदमत का मौका दिया। जैसा कि आपने देखा कि पीपल्स पार्टी वफाक में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब में खिदमत का मौका मिला। क्या इन दोनों जमातों ने अवाम को कुछ उसका सिला दिया जो उन्होंने वोट दिए थे? क्या अवाम की खिदमत कुछ हुई, या इन्होंने अवाम से अपनी खिदमत करवाई, या अवाम के जो हकूक थे जितने इनको देने चाहिए थे, या कुछ हालात का ये शिकार हुए? आज हम अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं इरशाद आरफ साहब, और जनाब इनके साथ तशरीफ रखते हैं राना तारिक साहब, और सीनियर जर्नलिस्ट तशरीफ रखते हैं खालिद चौधरी साहब। मैं आप तीनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और जनाब इरशाद आरफ साहब, आपने जैसा कि हमने इब्तदाई में मैंने कहा कि जी हमने आज जायजा लेना है कि जी नवाज शरीफ साहब हों, मोहतरमा हों, उनको तो अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया। जरदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बने, जबकि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में मौका मिला। क्या आपने देखा, आप क्या अपनी समझ के मुताबिक अखबार नवीस होने के नाते से, एक सहाफी होने के नाते से, आपने क्या तज्जिया किया कि इन्होंने अवाम को कुछ डिलीवर किया या नहीं किया? तो असल एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ जमहूरियत जो तसलसल पजीर नहीं हुई, उसका ये नुकसान हुआ है कि एक तजर्बा जो होता है सियासतदानों के पास गवर्नेंस का, वो नहीं रहा। और फिर जमातों के अंदर जो तजर्बाकार लोग थे उनको एलिमिनेट करने का एक अमल जारी रहा, उनकी तोड़ फोड़ हुई, उनके हौसले जो हैं, जो बुलंद हौसले थे, उनको शिकस्त देने की कोशिश की गई। और वो टीम जो था सियासी जमातों के अंदर, एक टीम बननी चाहिए थी अच्छे लोगों की, काबिल लोगों की, तजर्बाकार लोगों की, वो बन नहीं पाई। और फिर 8-8 साल, 9-9 साल, 11-11 साल का दरमियान में जो फौजी हुकूमतों को दौर आया, उन्होंने भी मामलात को बिगाड़ा जी। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल अवाम वोट जब सियासी जमातों को देते हैं तो तवक्को भी वो सियासी जमातों ही से रखते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ हूँ या ज़ियाउल हक हूँ या अयूब खान हूँ, वो डंडे के ज़ोर पर आए थे, डंडे के ज़ोर पर वो हुकूमत करते रहे। अवाम को उनसे कोई तवक्कुआत नहीं थी। उन्होंने जो काम किए अवाम ने समझा कि झुंगे में मिल गए हैं, हमने तो ये नहीं चाहा था, और जो नहीं किए उस पर लानत मलामत हुई, लेकिन उसमें भी अवाम कसूरवार नहीं थे। उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे, किसी किस्म की हो ही नहीं सकती थी। उनसे तो बुराई की ही उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वो बुरे तरीके से आए थे, गलत तरीके से आए थे, गलत कार लोग थे। आइन तोड़ने वाला शख्स गलत कार होता है, तो गलत कारी की ही तवक्को उनसे की जा सकती थी। इन लोगों से बहरहाल बहुत तवक्कुआत वाबस्ता थी, और ये हकीकत है, इसका इनकार ना पीपल्स पार्टी कर सकती है ना मुस्लिम लीग नून कर सकती है, जो दोनों जमहूरी क़ुव्वतें हैं, कि ये 2008 के इलेक्शन जो हैं या परवेज़ मुशर्रफ के होते हुए जो इंतखाबात में इनकी कामयाबी है, इसमें इनकी लीडरशिप का कोई कमाल नहीं है। ये अवाम का, सिविल सोसाइटी का, मीडिया का, वकला का कमाल है, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के जबर का मुकाबला किया। जब मोहतरमा और मियाँ साहब बाहर बैठे हुए थे तो यहाँ जदोजहद जो लोग कर रहे थे उसमें सियासी जमातों का किरदार नॉमिनल था, क्योंकि वो दिल शिकस्ता थे, लीडरशिप नहीं मौजूद थी, इसलिए लीड कुछ और लोग कर रहे थे, पब्लिक अवाम खुद कर रही थी। उसके बावजूद जब इक़्तिदार में आए तो तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं, वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। उसमें ये बहरहाल इनको हम दे सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ बेनिफिट के जी इनको विरसे में कोई अच्छा माहौल नहीं मिला था, आलमी हालात भी फेवरेबल नहीं थे, मुल्क के अंदर एक जंग जारी थी। लेकिन इनकी कारकर्दगी जो है वो पंजाब की सतह पर हो या मरकज़ की सतह पर भी, वो कोई अप टू द मार्क नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा मायूस कुन थी। उसकी एक वजह जो समझ आती है, एक तो ये है कि ये दोनों जमातें अभी तक 1980 और 90 के अशरे में जी रही हैं। अच्छा, उसी तरह इन्होंने कोई इदराक ही नहीं किया कि ये 2008, 9, 10 में कितनी बड़ी तब्दीली इस मुल्क के अंदर
अवाम के शऊर की सतह कितना बुलंद हो चुकी है, मीडिया की वजह से हुक्मरानों के मामलात अगर शफाफ ना हो तो कितना खराबी पैदा होती है, और सियासी जमातों का बिहेवियर इस दौर में 21वीं सदी के पहले अशरे में क्या होना चाहिए, ये भी एक हकीकत है जिससे ये लोग इनकार नहीं कर सकते। फिर ये है कि तवक्को ये थी कि अब महाजराई का रास्ता ये लोग अख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन वो भी उन्होंने किया और इससे साबित ये हुआ कि उन्होंने माजी से कोई सबक नहीं हासिल किया। और तीसरी जो अफसोसनाक बात ये हुई कि इन्होंने चुन चुन कर, यानी वो जो जमहूरी अमल का एक फितरी तकाजा था, मंतकी तकाजा था कि सियासी लोग सियासी फैसले करते और सियासी फैसलों के ज़रिए लोगों को ये तासुर दिया जाता या एहसास मजबूत किया जाता कि जमहूरियत डिलीवर कर रही है, वो नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी पर इन्हिसार हुआ, गलत कार मुशरों पर इन्हिसार हुआ, गैर मुंतखब मुशरों पर इन्हिसार हुआ, ज़ाती वफादारी की बुनियाद पर ओहदे बांटे गए। यानी जमहूरियत के साथ वाबस्तगी एक बात है, मुल्क के साथ गहरी वाबस्तगी एक बात है, कारकर्दगी और मेरिट एक बात है, लेकिन अगर ज़ाती वफादारी की बुनियाद पर आप जो अरकान असम्बली हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन, वो धक्के खाते फिरते और दोस्ती यारी पे है जो इदारों पर मुसल्लत कर दिया जाए, ना जिनको तजर्बा है, ना जिनकी सलाहियत है, ना जिनको अवाम का एतमाद हासिल है, जहाँ कुछ करने की पोजीशन में है, तो उसकी वजह से पहले के मुकाबले में हालात ख़राब हुए। मिसाल के तौर पर ये अब जितने भी दावे किए जाएं, मुशर्रफ के दौर में 2007 तक बिजली का कोई बहरान नहीं था जी, रेलवे चल रही थी, बिल्कुल PIA चल रही थी, महंगाई इस कदर कंट्रोल में नहीं थी, अफरात ज़र की शरह जो थी वो कम थी, बैंकों के पास इतना पैसा था कि वो 8% पे गाड़ियां और घर देते फिरते थे, मिन्नतें करते फिरते थे। अब 22% पे भी सनती कर्जा नहीं मिल पा रहा। तो ये सारी चीज़ें मुशर्रफ के खाते में नहीं डाली जा सकती। उसमें बुनियादी चीज़ ये हुई, करप्शन के इशू को मैं बिल्कुल छेड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये करप्शन जो है मुशर्रफ के दौर में भी थी, शौकत अजीज भी कर रहा था और बाकी भी लोग कर रहे थे। लेकिन जो नाअहली का इशू है ये बढ़कर है कि इन लोगों ने अपनी नाअहली की वजह से मुशर्रफ की जो गलतियां थी, मुशर्रफ के खिलाफ जो चार्जशीट थी, उसको पसे पुश डाल दिया है। और अवाम आज इस हालत में है कि ना उनको गैस मिल रही है, ना उनको जो है रेलवे का टिकट मिल रहा है, ना वो अपना माल रेलगाड़ी के ज़रिए भेज सकते हैं, सड़कों पर बड़े बड़े ट्रालर आ गए हैं और वो सड़कें उसका बोझ नहीं सहार पा रही, ना लोगों के पास बिजली है, ना लोगों के पास वाफिर मिकदार में आटा और चीनी है। तो महंगाई का एक तूफान है जिसकी वजह से एक क्लास जो लोअर मिडिल क्लास खास तौर पर थी, वो भी अब रोजमर्रा अखराजात पूरे करने यानी वो गुर्बत की सतह पे तो 11 जो है इस लिहाज से बहुत अफसोसनाक साल रहा है। और इसका जो सबसे ज्यादा मेरे नुक्ते नजर से अफसोसनाक पहलू है कि जो जमहूरियत, ये इस कौम ने जमहूरियत के लिए बहुत ज्यादा जदोजहद किया। गालिबन दुनिया की किसी कौम ने 4 डिक्टेटर्स के खिलाफ जदोजहद नहीं की होगी, और जितनी इन्होंने की है 4 फौजी डिक्टेटर्स के खिलाफ की है, और माशाल्लाह जो सिविलियन डिक्टेटर थे उनका भी मुकाबला किया है। लेकिन उसके बावजूद वो जमहूरियत के उनको सम्राट नहीं मिल पाए, नहीं मिले। अब हम जब 4 साल बाद हुकूमत एक 4 साल पूरे करके ये कहती है अभी सब्र करें, तो फिर ये सब्र करना मुश्किल हो जाएगा। जी, खालिद चौधरी साहब को शामिल करता हूँ। आपने बड़ी मुफस्सल उन्होंने बताया अपना, इरशाद अरफ साहब ने। आप क्या समझते हैं कि जी इसमें आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? इस तमाम अमल में किसको कसूरवार ठहराते हैं? महंगाई है, करप्शन है और बेरोजगारी है, अपना मईशत हमारी जो है बुरी तरह फेल हो चुकी है, जो उन्होंने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने रेलवे का जिक्र किया, जिसमें PIA का आ गया, आप देख लें बिजली का बहरान है, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। ये किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? यानी किसी जी देखें, बुनियादी तौर पे जो तमाम खराबियों की जिम्मेदार है उसका जिक्र इरशाद आरफ साहब ने अपने इब्तदाई जुमलों में कह दिया था। जी जी, कि ये तो हकीकत है कि अर्ली 50s से इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट और फौज, ब्यूरोक्रेसी, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये अर्ली 50s से इन्होंने जमहूरियत को चलने नहीं दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के क़याम में जो कमज़ोर तरीन जमहूरी हुकूमतों का पीरियड भी शामिल करें तो फिर भी फौज का जो पीरियड रहा है वो बहुत ज़्यादा बनता है।
तो इस मुल्क में ये भी एक फैशन रहा है और गालबन उसके पीछे कुछ हल्के होते हैं कि हमेशा सियासतदानों को बतून किया जाता है। देखिए, आप एक गाड़ी बनाते हैं, उस गाड़ी को जब तक आप रनिंग पे नहीं लाएंगे तो आपको उसकी खराबियां पता नहीं लगेगी। दुरुस्त बात है। जब वो सड़क पे चलती है आपको पता होता है कि इसका फलां पुर्जा तब्दील करना है, उसका फलां करना है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आप तब्दीलियां करते रहते हैं और वो एक मतलब आइडियल नहीं तो एक अच्छी खासी गाड़ी खराबियां उसमें से दूर कर लेते हैं। लेकिन हमारी जमहूरियत के साथ ये हुआ है कि अभी उसका सफर शुरू होता है और वो डिरेल कर दिया जाता है। वो तजर्बाकार सियासतदान जो वो 2-4-5 साल में कुछ सीख रहे होते हैं, उसके बाद एक डिक्टेटर आ जाता है, कोई 11 साल निकालता है, कोई 8 साल, कोई 10 साल, तो वो एक इतना बड़ा गैप बन जाता है कि उसके बाद जब जमहूरियत का सफर दोबारा शुरू होता है तो वो कुछ अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं, कुछ इस्लाह कर रहे होते हैं, अभी वो उस अपनी पटरी पे पहुंचते नहीं है तो उनके खिलाफ फिर वही शुरू हो जाता है। अगर आप ये कहें कि 2008 के बाद यहाँ पे मुकम्मल जमहूरियत आ गई है तो मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। ये अभी जमहूरियत 2008 के इलेक्शन के बाद आई है तो आते ही, और उसमें मैं समझूंगा कि मेरी बरादरी भी शामिल रही है कि जब डिक्टेटर होते हैं तो सबको उनके मुंह सिल जाते हैं, फिर कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही जमहूरियत आती है तो मेरी बरादरी भी और बाकी सब भी और एस्टेब्लिशमेंट भी वो साजिशों में शरीक शुरू हो जाते हैं और फिर उस जमहूरी अमल के खिलाफ। भाई, अगर इस मुल्क को रहना है, अगर इस मुल्क की बका आप चाहते हैं तो कम अज कम 2-3 इलेक्शन कम अज कम बर वक्त हों, अवाम जिसको जो मैंडेट दे उसको वो टाइम पूरा करने दे, और टाइम पूरा करने के बाद पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार जब तक इस मुल्क में नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। और इस मुल्क की बका भी इसी में है कि ये जमहूरी अमल जो है तसलसल के साथ चलता रहे। अगर ये नहीं होगा तो आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आज इस मुल्क की सियासत में जो हो रहा है, और पहले तो सिर्फ एक अदारा जो था वो जमहूरियत के खिलाफ साजिशों में शरीक होता था, अब मैं बबांगे दोहल कहूंगा कि आज एक से ज्यादा अदारे उसमें शामिल हो चुके हैं। यानी ये जो बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, इसमें जो खराबी पैदा हुई है जी, इसका मैं ये जिम्मेदारी भी तो डालते जाए ना किसी के ऊपर जी। साथ साथ बहस में लोगों को इल्म होना चाहिए। ये तो कॉन्फिडेंस की बात आपने की कि जी जब ये तसलसल के साथ हमारी जमहूरी इदारे इंतकाल इक़्तिदार जो पुरअमन होगा तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा वोट जो है वो किसी खाते में पड़ा है, और उसे कॉन्फिडेंस होगा कि जिसको मैंने वोट डाला है वो बरसे इक़्तिदार आ गया है, छीना झपटी का अमल खत्म हो जाएगा। अब बलोची जो है उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, और इनको इस नहज तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है बलोचियों को? देखिए जी, अगर आप ये कहें कि इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इस वक्त आपकी दिफाई पॉलिसी, अगर बुनियादी तौर पे ये सब एक सिविल हुकूमत के तहत होनी चाहिए, लेकिन वो सिविल हुकूमत के तहत नहीं है। 2008 के बाद इस मुल्क में मुकम्मल जमहूरियत नहीं आई, सियासी पार्टियां आज़ाद नहीं है। आज भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वही फॉरेन पॉलिसी बना रही है, वही आपकी दिफाई पॉलिसियां बना रही है, वही बाकी मसाइल जो हैं वो तय कर रही है। तो जब तक ये है उस वक्त तक तो हालात की बेहतरी मुझे तो नज़र नहीं आती। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पिछले 2009 में 140 लाशें मिली हैं, हज़ारों लोग गुम हैं। अदलिया उठा के तो बाकी हर चीज पे तो सुओ मोटो नोट्स ले लेती है। चौधरी साहब, यहीं से शुरू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।